अपना टाइम आएगा। निंजा हथौड़ी और छोटा भीम और तमाम के बीच में डीसी जैसे सपने। ये तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक का आंसर देना पड़ेगा मुझे। पहले तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो, फिर बाद में शादी का सोचेंगे। वो ऐसा नहीं मिलता, कमाना पड़ता है उसको मेहनत करके। मतलब मम्मी से भी ज्यादा वो मया करती हैं वो। ऐसे सवाल आते हैं क्या कि इनकी सास की मौसी किसको क्या बोलते हैं? नहीं वैसा नहीं होता है। 3 स्टेज है प्री मेंस इंटरव्यू। एक टिप्स जो आपने फॉलो किया और वो आपके सफलता की की बने। तो ऐसा हर एक बेटी के साथ होना चाहिए कि उनको भी एजुकेशन मिले, उनको भी पूरे अपॉर्चुनिटीज मिले। ये बताइए एनआईटी वाला बड़ा चारों रहता है आपके लाइफ पे कैसा था? हाँ तो वो चिलाफरा संग पहुना चिलाफरा के बारे में लोग आप बना दो। हाँ मैं बनाता हूँ। जय जवान, नमस्कार, मैं हूं तेज और आप युवा ऊर्जा देख रहे हैं द लोक मीडिया पे। और आज एक ऐसे युवा ऊर्जा की कहानी, कैसे युवा ऊर्जा से आपको मिलाने जा रहे हैं जो वैसे तो आती है बस्तर से, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बेटी कहलाती है। रश्मि, बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बधाई, आप डीसी बन गई हैं। थैंक यू। पहली अनुभूति क्या थी, आप किसने बताया कि आप डीसी बन गई? दीदी बताई कि रिजल्ट आ गया है और तब से समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। वो सडनली फोन आया और अभी भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर। क्या बात है। तो ये पीएससी का जादू है। पिछली बार पीएससी अपने आप से बहुत चर्चा का विषय रहा। इस बार जो आपका रंग लगा हुआ है डीसी, आप जब तैयारी करते थे तो क्या सोचते थे? क्योंकि डीसी एक ऐसा पोस्ट है कि हर पीएससी वाले डीसी पोस्ट को जाना चाहता है। मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी, मेरे को खुद से पता था कि मुझे जाना है। मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे खुद को ही बस कर रहे हैं कि मुझे जाना है। मैं बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, मेरे कंपटीशन में कौन है, नहीं पता मुझे। 4 लोगों की मतलब बातचीत होती थी, 4 लोग और क्या करेंगे जैसे, ऐसे लोगों के सामने आपका हुआ? नहीं है सच। बाकी अगर होता भी ना तो घर में इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। आपके घर में मम्मी है, पापा है, दीदी, जीजू और भैया, इन लोग इतना आपको ज़्यादा सपोर्ट कर लेते हैं ना कि आप बाहर नहीं जाके आप दूसरों को ये नहीं सोचोगे कि क्या बोलते हैं। लास्ट में यही बोलते थे, छोड़ ना। मम्मी भी ऐसा बोलती थी, छोड़ ना, रहने दे, जिस दिन तू बन जाएगी ना तब देखेंगे अपन। क्या बात है। और आज पूरे सब लोग देख रहे हैं, केवल गांव ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, क्योंकि हर बार पीएससी की जब बात आती है तो टॉप के जो लोग होते हैं, तो अभी अब जब आपका इंटरव्यूज हुआ, जो भी मतलब पैनल था, कैसे सवाल पूछते हैं? ऐसे सवाल आते हैं क्या कि इनकी सास की मौसी किसको क्या बोलते हैं? नहीं वैसा नहीं होता है। इंटरव्यू काफ़ी मैं डर रही थी और मैं ना कहीं ज्वाइन भी नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। घर पे भैया थे, निक्की भैया, मोनू भैया, दीदी, मम्मी सब रात भर बैठ के बता रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं फिर भी डर गई थी। लास्ट मोमेंट तक वो थोड़ी अंदर में दुखी रहती है ना, अब दरवाज़ा खोलो तब भी आपके अंदर दुखी रहती है। तो वही चीज़ था। अंदर गई तो सोनवानी सर का पैनल था, काफ़ी लाइट था। उन्होंने कुछ जॉब से पूछा था, कुछ छत्तीसगढ़िया कल्चर से पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए थे, काफ़ी लाइट था। बिल्कुल। अमन जरे चिलाफरा संग पहुना एक खबर सो द लोक मीडिया में। हाँ तो वो चिलाफरा संग पहुना, चिलाफरा के बारे में लोग आप बना दो। हाँ मैं बनाता हूँ। लास्ट टाइम कब बना रहे हो चिलाफरा में? चिना पिछले हफ्ते। अच्छा। हाँ चिना और फरा तो मोर घर में दिवाली के समय बनते फरा। बहुत बढ़िया था। और जन युवा हम हैं जब तैयारी कर रहा था वो मतलब क्या बोलूँ आप अपन पहले टाइम में बन गए हो जो सबके ही सपना रहे। मैं तो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि तुमन अपन मेहनत करेला मत छोड़ो और अपन के ऊपर बहुत ही भरोसा करो। ये मत सोचो कि का बोला थे लोग मन काबर की ओगर काम है, लोग मन के काम ही का है वो ना, पर आपके काम का है मेहनत करना। तो मेहनत करो और इंतज़ार करो कि तो आप मन के भी टाइम आए हैं। अब तब सब दिखावे कि हाँ अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा गाना वाना। हाँ। आपके हॉबीज क्या है? गाना वाना गाना कुछ हॉबी है? गाना तो नहीं, मैं थोड़ा सा कुकिंग वगैरह में ही थोड़ा सा था। मतलब कुकिंग इन द सेंस कि कभी घर में खाना बना लिया कुछ, वही एक हॉबी की तरह मैंने रखा था अपने पास। मम्मी पापा किसी कौन ज्यादा प्रेम करते हैं आपको? ये तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक का आंसर देना पड़ेगा मुझे। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है पापा। क्या बात है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गए हैं। मम्मी से ज़्यादा पापा प्यार हम मैं करते हैं, प्रेम करते हैं। बहरहाल हम जब फैमिली की बातचीत करते हैं तो सबके साझा प्रयास से चीज़ें बेहतर होती हैं। स्कूली माहौल कैसा रहा आपके लिए? कुछ अच्छी यादें या फनी सी यादें? सिंसियर थी? हाँ मैं इसी उसमें मतलब मैं काफ़ी सिंसियर रही हूँ शुरू से ही पढ़ाई को लेकर।
तो टीचर्स लोग की तो मैं फेवरेट रही हूँ, और शायद मेरे क्लास वाले इसलिए मुझसे जलते भी थे कि टीचर्स की फेवरेट हूँ करके। वहाँ पर मैं उस टाइम पे सिर्फ ऐसा था कि हाँ पढ़ाई करना है, टीचर्स, उस टाइम पे मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, मासूमियत बस थी शायद। कार्टून देखना है, पोगो देखना है, छोटा भीम देखना है, निंजा थोड़ी देखना है। ये आपके फेवरेट थे? हाँ, मतलब वही सब चला है मेरी लाइफ। मेरा बचपन के फेज में तो मुझे यही याद है कि मैं आती थी और 45 के अराउंड कुछ आती थी, 2:45, और 2:45 से 3 बजे तक का निंजा हथौड़ी का चैनल मतलब वो चलते रहता था। तो वो मेरे लिए था कि हाँ इतने स्लॉट के बीच में आए, तुरंत बजाए टीवी, वही देखना है मुझे। लेकिन ये बताइए, मतलब निंजा हथौड़ी और छोटा भीम और तमाम के बीच में डीसी जैसे सपने? रीसी का कपिया जो है वो एक वाकया हुआ था मेरे साथ कि घर पे मैं मम्मी के साथ ऐसी बात कर रही थी, तो मम्मी का कहना था कि मैं चाहती हूँ कि घर के बाहर एक बत्ती वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो मैं वही बोली, मम्मी मेरे पास 500 रुपये बचे हुए हैं, अपन साइकिल में लगा लेते हैं और बाद में अगर कभी गाड़ी होगा तो गाड़ी में लगा देंगे। तो मम्मी वही बोली कि नहीं बेटा, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, वो ऐसा नहीं मिलता, कमाना पड़ता है उसको मेहनत करके। तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर में छोटे छोटे सपने, फिर जब मैं तैयारी भी कर रही थी तो एक चीज़, वो सपना कहीं ना कहीं था मेरे माइंड में, था कि मम्मी को ये बोला है मैंने तो मैं ला के दिखाऊंगी। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपने सपने देखते हैं और अपने हम में सपने देखते हैं। आप किन लोगों को ऐसे देखती थी, IAS IPS लोगों को या डिप्टी कलेक्टर लोगों को, जिनसे प्रभावित हुआ करती थी आप? मेरे घर में भी मेरे भैया जो है वो DSP, कज़न ब्रदर है वो DSP है, और उनको ही मैंने देखा था कि कैसा, और मतलब जान पहचान में भी बाकी जो थे उनको मैंने देखा था कि वो एक पोस्ट होता है, वो एक होता है पोस्ट कि आप वहाँ तक पहुँचे, और आपको मतलब रियलिटी मेरे को वहाँ पर जाके उनसे मिली, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है अब तो बनना है फिर। क्या बात है। तो अच्छा, एक बात और है कि आप एज ए DC बन जाते हैं, लेकिन एक जो पुलिस होता है या TSP होता है, तो वो उनको दूर से देख के पहचान लेते हैं ये पुलिस वाला है। DC बहुत फॉर्मल है। देखिए बट ये भी पॉइंट है कि DC के बगैर आपका मतलब वो एक बैकबोन है, भले वो पीछे से काम करे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम तो उनका है। तो वो उनके काम से मुझे लगता है कि वो अपने आप पहचान कुछ टाइम पे बन जाती है। निश्चित रूप से जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो प्रशासनिक अमला बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी बहुत सुचारू रूप से, चाहे वो अनुशासित ढंग से पुलिसिंग हो या किसी भी चीज़ों को लेकर। आप ये बताइए कि 3 ऐसे क्या महत्वपूर्ण काम है जो आप चाहती हैं कि एज ए DC जब मैं होती हूँ, चार्ज लेती हूँ, तो वो 3 महत्वपूर्ण काम जो अपने क्षेत्र के करूँ? सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन स्पेशली फीमेल एजुकेशन पे, कि अपने पैरों पे खड़े कराना। कि मैं जो घर में हूँ, मैं हमेशा से मम्मी पापा लोग को ये रहा है कि पहले तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो, फिर बाद में शादी का सोचेंगे। तो अगर मेरे घर में ऐसा और मैं यहाँ तक पहुँच पाई क्योंकि फैमिली का सपोर्ट है, तो ऐसा हर एक बेटी के साथ होना चाहिए कि उनको भी एजुकेशन मिले, उनको भी पूरे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दूसरा है हेल्थ का तो बहुत, मतलब हम जान रहे हैं कि स्पेशली फीमेल हेल्थ जो बात चलती रहती है, तो फीमेल हेल्थ पे वर्क करना चाहूँगी। और तीसरा जो है वो आजकल के युवा जो रहते हैं वो नशाखोरी, इन सब पे जो वो डिविएट होते हैं ना, मतलब हमारे इतने प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे जा रही है, तो मैं उनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करना चाहूँगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज के युवाओं को। हम जो युवा ऊर्जा की बात करते हैं, 2016 में मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि शराब खराब है, खराब शराब है, खाती है जीवन बर्बादी शराब है, गम मिटाती नहीं गम दे जाती है, सोहरत का रास्ता शराबी बनाती है। तो युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम जब युवा ऊर्जा की बात करते हैं, आपके फिर स्कूल के बाद जब आप हायर एजुकेशन में आती हैं, हाँ, NIT रायपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो शुरू से आप टॉपर से नहीं है, वहाँ चली गई, वहाँ के बाद ये बताइए NIT वाला बड़ा चारों रहता है आपके लाइफ पे कैसा था? वो अच्छा था NIT का एक्सपीरियंस। मुझे एक्चुअली में काफ़ी, मैं जब 12th तक था वो सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमिक्स तक की थी। 12th तक सिर्फ पढ़ाई करना है, घर से स्कूल से घर पढ़ाई करना है। बट जब मैं NIT में आई, मेरे फ्रेंड्स बाकी स्टेट से भी बने, तो वो एक एक्सपोजर जो मुझे मिला है, उस टाइम पे मस्ती करना भी मैंने सीखा, जो शायद मैं स्कूल में नहीं करती थी। बट कॉलेज में जाके मैंने मस्ती करना सीखा, काफ़ी नए नए दोस्त बनाना, आपको अपने आप को कहीं ना कहीं पर उनके हिसाब से ढालना भी, मतलब एक जो सीखा है मैंने, वो मुझे NIT में बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया था। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हुआ है मेरा NIT में जाके। उसके बाद फिर मैं जॉब कर रही हूँ अभी
कहाँ जॉब कर रहे अभी मैं CSCB में जूनियर इंजीनियर हूँ। हैं? ऐसा उसके बाद जो है नए पदोन्नति के आगे आप बने। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने सपने के पीछे जब दौड़ लगाते हैं तो दिन रात आप, ऐसा होता है कि जैसे सोशल मीडिया बेटा यूज़ कम करो, या टेक्नोलॉजी एज ए, क्योंकि आप एज ए DC पोस्ट बहुत बड़ा जिम्मेदार वाला होता है, एक पूरा पूरा दायरा आप पे रहता है ना। टेक्नोलॉजी के साथ में यूथ कैसे आगे बढ़े, या मिस यूज़ या जो भी जैसी चीज़ें हो जाती है आज के समय में, क्योंकि पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, इस बीच में संतुलन आप कैसे बनाए, या एज ए लोगों को कैसे बिठाना चाहिए? जब ना एक चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली थी पहले, वो ये है कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड आप कितना भी करें, आपकी रियल लाइफ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। हम वहाँ पर कितने भी बोले मेरे इतने फ्रेंड हैं, यहाँ पर इतने फॉलोअर्स हैं, जब आप मेहनत करते हैं ना आपको फेलियर मिलता है, कोई आता नहीं है आपके पास, जो है ना रियल लाइफ वाले वही लोग रहते हैं। तो ये चीज़ समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए। वर्चुअल वर्ल्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, स्पेशली जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर लिए थे कि अब नहीं है, अब चले गई है रेसिपी बोया कहीं और। अब उसके बाद उस टाइम पे सिर्फ मेरा फोकस था कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, और जब मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी 3 स्टेज है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। एक एक टिप्स जो आपने फॉलो किया और वो आपके सफलता की की बने। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा था वो नोट्स। जब नोट्स आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक ना ऑथेंटिक बुक्स रहती है या फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, आप पहले उससे अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद नोट्स आप बनाएं। मैं खुद रहती थी कि मैं जब तक मेरे नोट्स मैंने देखा, वो जो लिखा हुआ नहीं रहता था मेरे हैंड राइटिंग से, मुझे वो याद नहीं होते थे। तो मैं ये करती थी कि 3-4 सोर्सेज से अगर मैंने ले भी लिया है तो नोट्स मेरे कांस्टेंट रहेंगे, और उन नोट्स को मैं बार बार रिवाइज करूँगी। उसमें अगर कुछ एडिशन करना हो तो मैं उसी में ही नोट्स में एडिशन करूँगी। और मैंने वही बुक और वही कॉपी मैंने प्री के लिए पढ़ा था, वही मैं मेंस के लिए पढ़ी थी, और इंटरव्यू के लिए भी अगर वो मुझे रिवाइज करना था तो मैं तीनों में मेरे पास सोर्स कांस्टेंट थे कि वो जो मेरे खुद के नोट्स हैं। क्या बात, आंसर राइटिंग का कैसे? आंसर राइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये है कि नॉलेज के अलावा वहाँ पर जब मेंस लिखते हैं, जो पूरे 7 पेपर में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है आपकी स्पीड और दूसरा होता है वोकैबुलरी। स्पीड बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा रहता है, बट इंग्लिश मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनकी वोकैबुलरी में ऊपर काम नहीं करती है। भले हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के, बट वो जो इतना 3 घंटे के प्रेशर में आप इज, एम, आर, विल, वॉज क्या वो समझ नहीं आते। तो अनटिल एंड अनलेस ये दोनों पॉइंट पे वर्क करना चाहिए कि आपने इन दोनों पॉइंट पे वर्क नहीं किया कि आपकी स्पीड और आपकी वोकैबुलरी, ये दोनों का अगर आपने बिल्ड नहीं किया तो फिर आप आंसर्स को उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास नॉलेज है तो भी, और स्पेसिफिकली अगर लाइंस दिए हुए हैं तो। क्या बात है। तो तीनों स्टेजेस से पार होते हुए इंटरव्यू की बात हम लोगों ने की है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पहला अटेम्प्ट है, तो पहले अटेम्प्ट पे ही आप पता ही कर ली। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं रश्मि जी से। रश्मि, जब आपकी बात आती है, कहीं पे भी बात आती है, तो बस्तर जुड़ जाता है आपके साथ में, और बस्तर हर उस जगह से जुड़ जाता है जब छत्तीसगढ़ की बातचीत होती है। आपके लिए बस्तर कैसा है? मेरे लिए बस्तर बहुत सही है। यहाँ पर आप देखोगे ना वो जो शांति, आप यहाँ पर कांकेर से थोड़ा एंट्री मारी है, आपको वो शांति यहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ पर का वो ऑथेंटिसिटी मुझे ऐसा लगता है कि, और वो लोग वहाँ पर ज़्यादा भूले हैं, वो जो रहता है ना कि आप मासूमियत के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, वो जो चीज़ यहाँ पर तो मैं मिस करती हूँ। लोगों को क्या बोलेंगे? वही लोगों को पता है कि हरे रंग से ज़्यादा लाल रंग को तवज्जो देते हैं बाहर। तो हरियर छत्तीसगढ़, हरियर बस्तर, इतना खूबसूरत जलप्रपात है। आप ऐसे लोगों को जब न्योता देंगी या इनवाइट करेंगी बस्तर के लिए, तो कैसे इनविटेशन देंगे लोगों को? बाहर के लोग हैं जिनको बस यही पता है नेगेटिव चीज़ें, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी की हम बात से फिर बस्तर में आइए, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। हरियर बस्तर जैसे आप एंटर करेंगे हरा भरा आपको दिखेगा, लोग इतने शांत रहते हैं, घूमने के लिए इतनी सारी जगह है। आप बिल्कुल आइए, एक्सप्लोर कीजिए बस्तर को, और वहाँ पर के मिथ आप खुद ही तोड़ेंगे कि अरे ऐसा तो है ही नहीं मेरा बस्तर। बहुत महत्वपूर्ण हो गया है बातचीत, और बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा बनने के लिए युवा ऊर्जा में। और एक जो है सबको जाने की भी जल्दी हो जा रही है, मुरली सर हमारे साथ है, जो कि शिक्षकों की बात हो रही है। शिक्षक दिवस आया, तो शिक्षक दिवस की जब बात आई है तो एज ए
विद्यार्थी और जो शिक्षक होते हैं, बड़ी ट्यूनिंग होती है कि आपको गाइड कर रहे हैं डॉल। हम चाहेंगे कि सर से भी जानेंगे कि रश्मि को मतलब रश्मि के लिए उनका अनुभव कैसा था जब वो क्लास में होती थी या कहीं कहीं। थिंक आई की जब हम बातचीत करते हैं, आप फाउंडर है और कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, पैसे में एक बड़ा नाम है रश्मि सिंह, और आज सारी जगहों पर प्लेस है। वास्तविकता ये है कि जिस समय रश्मि मिशन कर रही थी शुरुआती तौर पर, उस समय थिंक एस की स्थापना नहीं हुई। एक शिक्षक के रूप में हम थे वहाँ पर। और दूसरी बात रही कि रश्मि के डेडिकेशन की बात करें या उनके लगातार मेहनत की बात करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कोचिंग का जो महत्व है वो एक मार्गदर्शक के रूप में, जिसका अधिकतम जो भागीदारिता है वो 10% से ऊपर नहीं। और असली जो हक है, असली जो वास्तविकता है बच्चों की अपनी तैयारी का, वो बच्चों को जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सफर उनको कर रहे हैं, चैलेंजेस उनके हैं, सारी चीज़ें उनकी। क्या बात है। और जब जब बात आती है शिक्षक दिवस की, तो उस समय बड़ा एक मैसेज होता है कि मेरे लिए ज़िंदगी पहले गुरु है, माता पिता मेरे पहले गुरु है। तो शिक्षक तो हो गए, माता पिता के साथ में बातचीत करते हैं। दीदी सबसे बड़ी गुरु इसलिए हो सकती है क्योंकि जब बहुत पहले वो एक जगह पे जब हम अपन ट्रेवल करते हैं, तो अपने बड़े से जिनसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो दीदी होती हैं। दीदी के लिए रश्मि, रश्मि के लिए दीदी, आपके लिए आप बताइए आपके अनुभव जब वो आप उनको देखती हैं, बच्ची बोल रही थी आप। ले शुरू से ही, बचपन से ही वो मैंने बस बच्ची ही रही है। हम उससे बड़ी हम 2 बहनें हैं, एक बड़ी दीदी भी है। हम दोनों के हमेशा वो बहन कम बच्ची ज़्यादा रही है शुरू से ही। हमेशा उसका हमने केयर उसको उस तरीके से किया है, और उसको पढ़ते हुए देखना, उसके हर एक स्टेप से लेके आज यहाँ टीसी बनते तक हम उसके हर एक पल के हर एक चीज़ के विटनेस रहे हैं। कहीं ना कहीं यार बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए। उसको जो आज ये पोस्ट हुआ, फाइनली ये है कि उसकी मेहनत के हिसाब से उसने जो किया है, फाइनली वो डिजर्व करती थी जो उसने अचीव किया है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद दीदी है। और जब बेटियों की बात होती है तो आप लोगों ने केवल इसको स्लोगन में ही लिख दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कुछ लोगों ने उसको चरितार्थ से किया। वो पिता है, वो माता है। तो पिताजी के लिए जो 2 बेटियां हैं वो गुजरी का लाल लड़कों के लिए होता है, लेकिन बेटियां आज जो है नाम रोशन कर रही हैं। आप पिता हैं और रश्मि के फेवरेट पिता हैं, मतलब मम्मी से भी ज़्यादा आपको माया करती हैं वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबसे भले वो कहते हैं मम्मी और पापा दोनों बराबर हो क्या। और वैसे मैं तो अधिकतर है तो बाहर ही बाहर रहा हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में उसके मम्मी और ये लोग रहते रहे। आज इनका तो श्रेय भी इन्हीं लोगों को जाता है, क्योंकि डॉक्टर क्या है कि हम तो सर्विस वाले दिन भर बाहर गई हैं, यहाँ करें तो वहाँ करें, लेकिन ये वास्तव में गाइडलाइन है यही लोग। क्या बात है। और ये मुझे लगता है कि बहुत संतुलित जवाब भी होता है, क्योंकि वो पिता है और एक पति भी है, तो मम्मी वाला बैलेंस बना कर तो रखेंगे, मम्मी तक पहुँचते हैं। आप इस पर रखेंगे माता जी। ये बताइए, गुड़िया जब छोटी थी शैतानी करती थी? मैं बहुत ज़्यादा शैतानी देनी थी। कुछ ऐसी यादें जो इनको भी पता नहीं है जो आप साझा करना चाहेंगी? ऐसा शैतान बच्ची तो वो नहीं थी। हाँ, शैतान थी तो नॉर्मल बच्चे जैसे रहते हैं वैसे। अच्छा, तो आपको परेशान किया इन्होंने? नहीं। मम्मी खिलौना दिला दो, ये दिला दो, रोना वोना वाला? कभी नहीं, कभी नहीं। वो खिलौने से ज़्यादा खेली भी नहीं है। क्या बात। और वो जो सही कह रही है कि पापा में ज़्यादा क्लोज हूँ, वो वाकई में कुछ चीज़ होता है तो सबसे पहले वो अपने पापा को बताती। और बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा का पूरा जो फैमिली बैठा हुआ है, थिंक आई के फाउंडर बैठे हुए हैं, और मैं तेज साहू बैठा हुआ हूँ। कैमरे के ठीक पीछे में जो है योगेश भाई हैं, IIN के फाउंडर हैं योगेश भाई थे, और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा बातचीत हुई। हम प्रयास करेंगे कि टॉपर से चीला भी बनवाएंगे। जय जवाहर, धन्यवाद।